Hello everyone, welcome back to Selface. So as requested by few of our students online and offline भी काफ़ी बच्चों ने बोला था कि जैट 2024 के DIs के उनको वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए। ऑफलाइन बच्चों ने और ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट किया था। तो आज की वीडियो में मैं 2024 के सारे DIs इसी बार डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपने कोई DI ऑलरेडी किया हुआ है एंड आप दूसरा कोई DI करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड जो भी आप DI करना चाहते हो पॉज करना, पहले अपने आप का खुद से सॉल्व करना, देन सोल्यूशन देखना कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ। एंड फिर भी अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं वहीं पर आपका वो वाला डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो फटाफट से डिले नहीं करते हैं। वीडियो वैसे भी 4 DI डिस्कशन में लंबी होने वाली है तो अपनी फालतू का डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट DI देखते हैं। आसान है DI। 2024 के पेपर में मुझे जो लगा कि चारों DI डुएबल हैं एंड 4 नहीं तो 3 DI तो कर ही लेने चाहिए आपको, कि 3 तो DI आपके ऑन द स्पॉट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोगों से हो जाने चाहिए अगर आपने इतनी DIs की प्रैक्टिस की है तो 3 वर वेरी इजी। एक में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा केसेस में दिमाग ना भी चल रहा हो, बट देन ऑल्सो मुझे चारों ही डुएबल लगे। देखते हैं कि क्या कह रहा है वो DIs में। फर्स्ट DI है हमारा ये वाला। कहता है इसमें 2 ही क्वेश्चंस के क्लस्टर है इस DI में एंड द रिमेनिंग 3 DIs जो है वो 3-3 क्वेश्चंस के क्लस्टर वाले हैं। ये बहुत ही आसान है, सेट थ्योरी से रिलेटेड DI है। 41 एप्लीकेंट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यूज़ के लिए। डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है। कुछ एप्लीकेंट्स हैव एडवांस एक्सपर्टीज इन 1 और मोर फील्ड्स अमंग द फॉलोइंग: डेटा एनालिसिस, डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग। तो 3 एंटिटीज़ हैं तो इसमें 3 का वेन डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स विद डिफरेंट एडवांस एक्सपर्टीज आर गिवन इन 2/8 टेबल। ये हम टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डेटा एनालिसिस के टोटल 12 हैं जिसमें उनको एडवांस एक्सपर्टीज़ है, डेटाबेस हैंडलिंग के 5 है, कोडिंग के 7 है, डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग के 2, सिमिलरली 3, 6 एंड ऑल 3 के X। जैसे ही आपने ऑल 3 पढ़ा, ऑल 3 से आपको समझ जाना चाहिए था कि हाँ इसमें 3 की शेयरिंग, 2 की शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग ऐसी बात हो रही है। तो ये सेट थ्योरी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप बनाओगे कैसे, इसकी अप्रोच कैसे करोगे। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते थे सेट थ्योरी का आपका जो भी है DI सेट है तो उसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी वन है, फटाफट से पेन हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सर्कल बना लिए। 3 सर्कल हमारे, फर्स्ट सर्कल होगा मेरा DA का, डेटा एनालिसिस का, सेकेंड होगा DH, डेटाबेस हैंडलिंग एंड तीसरा होगा कोडिंग का। जैसे जैसे इस टेबल में कह रहा है कि डेटा एनालिसिस के हमारे टोटल 12 हैं तो ये 12 अगर आपको ऑलरेडी सेट थ्योरी पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल कहाँ आता है, डबल की शेयरिंग का क्या होता है, ट्रिपल की शेयरिंग का कौन सा एरिया होता है, तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये एरिया में कन्फ्यूजन है तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप जाकर के पहले थोड़ा सा बेसिक सेट थ्योरी का रिवाइज़ कर लो एंड देन आप ये वाली पजल सॉल्व करो तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको। बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये टोटल वाला डेटा हम जब उसने डेटा एनालिसिस 12 बोला हमने 12 बाहर लिखा, डेटाबेस हैंडलिंग 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, कोडिंग का 7 है, 7 इधर लिख दिया, विच मीन्स ये टोटल कोडिंग के 7 हैं। 1 2 3 4 ये चारों एरिया मिला करके 7 है। ठीक है, जब उसने बोला कि डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग इन दोनों का मिला करके 2 है, इन दोनों का एरिया आता है ये वाला, डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग का एरिया पूरा, ऑल 3 को मिला करके। तो इससे पहले हम ऑल 3 वाला डेटा भर लेते हैं। ऑल 3 का डेटा है X। थोड़ा मेरा स्पेस कम रह गया है, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अनदर डायग्राम। थोड़ा सा मेरा X का स्पेस मिल जाएगा। हाँ ये वाला सेकेंड डायग्राम आप रेफर करना है ना। फटाफट से हमने लिख लिया है, X लिख लिया मैंने सेंटर में जो मेरा ऑल 3 है। ठीक है, तो अब जो मेरा ये 2 है डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग का, ये 2 मेरा पूरा इंक्लूडेड था 3 वाली एंट्री को मिला करके। तो अगर पूरा वाला वैल्यू 2 है मेरी तो ये ओनली 2 वाली वैल्यू मेरी 2 - X हो जाएगी। राइट, ओनली 2 वाली वैल्यू मेरी 2 - X हो गई। सिमिलरली डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग, डेटाबेस हैंडलिंग दिस एंड कोडिंग, ये वाली पूरी वैल्यू है मेरी 3 एज पर दिस टेबल। ये पूरी वैल्यू 3 है जिसमें से ऑल 3 वाली वैल्यू है X, तो ओनली 2 वाली वैल्यू हो जाएगी 3 - X। राइट,
सिमिलरली डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग वाला जो है वो मेरी 6 है, तो ओनली 2 वाली हो जाएगी मेरी 6 माइनस एक्स, ये x मेरा इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो मेरे पास ऑल 3 का मिल गया, 2 वाला पार्ट निकाल लिया, टोटल है मेरे पास, तो मैं चाहूँ तो मैं 1 वाला पार्ट भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। 1 वाले पार्ट में बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, प्लीज़ क्वेश्चन पे हमेशा नज़र रखिए, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है मैं उस हिसाब से डेटा निकालूंगी। कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स यानी ऑल 3 की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि टोटल जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो 41 है, लेकिन ये 41 एप्लीकेंट्स क्या इसी तीनों सर्कल के हैं? नहीं, ये 3 सर्कल में मेरा वो डेटा है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद एडवांस एक्सपर्टीज़ है। कहीं पर भी इसने मेंशन ये नहीं किया है कि इनके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एडवांस एक्सपर्टीज़ में 0 है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं होता है तो हम ये भी कंसिडर करके चलेंगे कि कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इन सबका टोटल ही करके देख लो। अगर मैं 12, 5, 17 और 7 24 कर दूं, मतलब अगर मैं इनका भी टोटल कर दूं तो भी 24 ही बने, और इस 24 में तो कुछ एंट्री रिपीट भी हो रही हैं, डबल वाली ट्रिपल वाली, तब भी जाकर के 41 नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली बात है कुछ एप्लीकेंट्स तो ऐसे भी रहे होंगे ना जो सर्कल से बाहर आएंगे, और इस सर्कल से बाहर आने का मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जिनकी किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो वाला डेटा मैंने वेरिएबल y मान लिया जो सर्कल के बाहर है, राइट। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब करना क्या है हमें, सिंस मेरे पास 41 टोटल डेटा मेंशन है तो मैं सबका सम करके 41 के इक्वल कर दूंगी, ठीक है। पर क्या मुझे इसकी ज़रूरत है x की वैल्यू निकालने के लिए? नहीं, x की वैल्यू के लिए तो ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में कह रहा है 0 1 2 2 1 0 1, यही तो बोल रहा है। तो मेरे पास वैल्यू जितनी भी आएंगी मैं रख के देख सकती हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूँ, यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स, यहाँ अगर मैंने वैल्यू 0 डाल दी तो ये 3 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स में वैल्यू 0 डाल दी 2 हो जाएगा, 6 माइनस एक्स में वैल्यू 0 डाल दी तो ये 6 हो जाएगा, सेंटर में 0, ये पॉसिबल है, ठीक है जी। अब इनकी सिंगल सिंगल वाले निकाल के देख लेते हैं, जो ओनली 1 की एंट्री है। इस पूरे 12 में से अगर मैं 6 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस कर दूं तो ओनली 1 की एंट्री आ जाएगी, राइट। विच मीन्स मैं 2 का और 3 का एरिया माइनस कर दूं तो सिंगल 1 की एंट्री आ जाएगी ना टोटल में से। तो मैंने क्या किया, 12 माइनस ये पूरी वैल्यू है 6 माइनस दिस 2 माइनस 6 किया, 2 माइनस 6 करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी प्लस। तो ये हो गया 6 और 2 8, 12 माइनस 8 4, तो दैट वुड बी 4 प्लस एक्स। तो डी ए ओनली 4 प्लस एक्स आ गया। सिमिलरली हम डी एच ओनली निकाल लेंगे, 5 टोटल माइनस 3 माइनस दिस 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ 3 और 2 5, 5 5 कट गया, यहाँ वैल्यू बची एक्स, ठीक है जी। सिमिलरली हम सी कोडिंग ओनली 7 माइनस ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई, दिस 6 माइनस 3 माइनस एक्स, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो दैट वुड बी, ये मेरा हो गया 6 और 3 9 माइनस 7, दिस वुड बी मेरा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मेरी x माइनस 2 है। अब यहाँ पर ही होता है मिनिमम मैक्सिमम वाला केस होता है सेट थ्योरी में, बट वो उतने मिनिमम मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे हम सिंपल वैल्यू रख के देखेंगे ना। हम x की वैल्यू 0 रख के देख रहे थे, राइट। जब हमने वैल्यू 0 रखी तो 3 वाले में कोई इशू नहीं आया, यहाँ वैल्यू 0 पॉसिबल है, 2 के भी किसी फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, यहाँ ओनली डी एच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 वैल्यू हो सकती है, ओनली डी ए में भी 4 प्लस 0 करूँगी तो 4 पॉसिबल है, बट ओनली सी में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं 0 माइनस 2 करूँगी तो ये वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी, डेटा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता मेरा, राइट। बंदे हैं, बंदे नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू सब बात समझ आ गई ना आपको। x की मैंने सारी वैल्यू सब जगह पे रख करके देखा, ओनली कोडिंग वाले में x माइनस 2 में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसीलिए x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जब मैं इसकी वैल्यू को 1 रखूँगी तो 1 में भी x माइनस 2, यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 2 वुड बी माइनस 1, ये भी अगेन नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ना 0 पॉसिबल है ना 1 पॉसिबल है,
तो 1 0 अपने ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर देते हैं, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 एंड इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये हटा। तो ओनली 2 पॉसिबल है x की वैल्यू। देख लो 2 रखने पर कहीं पर भी मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। 4 + x वुड बी पॉजिटिव, दिस 2 - x मतलब 2 - 2 वुड बी 0, पॉसिबल है। यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, 6 - 2 4 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा एंड दिस 2 - 2 वुड बी 0। तो कहीं पर या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव कहीं पर नहीं आ रहा। तो इसीलिए मेरी x की वैल्यू ओनली 2 पॉसिबल है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ जी वो मेरा पूरा डेटा सेट पूरा रब हो गया है, मैं कोई बात नहीं फटाफट से फिर से ड्रॉ कर दूंगी, डोंट वरी, इतना तो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। हाउ मेनी एप्लीकेंट्स डिड नॉट हैव एडवांस्ड एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द गिवन 3 फील्ड्स। कितने ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है। याद है मैंने अभी डिस्कस किया था, किसी भी फील्ड में नहीं है, यानी सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर मैंने एक वेरिएबल लिया था y, राइट। तो हमने कुछ ऐसा सा ड्रॉ किया था, यहाँ पर है मेरे पास DA 12 DH 5 कोडिंग 7। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को 2 डाल सकती हूँ, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई पिछले क्वेश्चन से। यहाँ मेरी 2 वैल्यू थी, दिस वॉज 6 - x, तो ये 4 हो गया, दिस वॉज 3 - x, येस मुझे याद है, ये 3 - x हो गया, यानी ये वाली वैल्यू मेरी 1 हो गई एंड दिस वॉज 2 - x, तो 2 - 2 वुड बी 0। यहाँ पर मेरी वैल्यू x आई थी, यानी 2 वैल्यू, और यहाँ पर मेरी देखो 4 और 2 6 और 1 7, ये वैल्यू 0 आ गई थी, राइट। अब एक वेरिएबल मैंने y बाहर लिया था, तो टोटल 41 के इक्वल रख दीजिए इन सारी वैल्यूज़ को। तो ये पूरी वैल्यू दिस 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 ये सारी वैल्यूज प्लस y, दैट शुड बी इक्वल टू 41। एक ही वेरिएबल है, इज इक्वल टू करो 41 सॉल्व, y वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं इस वैल्यू को नहीं निकाल रही, मैं इस पूरे सर्कल की वैल्यू को y ले रही हूँ, DA, इस मतलब DA की वैल्यू को पूरे को y ले रही हूँ, 12 ले रही हूँ। ठीक है, इसमें 12 क्योंकि सिंगल वैल्यू निकालूंगी फिर डबल एंड देन ट्रिपल ऐड करूंगी, 12 ही आएगा, डायरेक्टली 12 ही ले लो। 12 प्लस रिमेनिंग ये जो 3 सेल्स हैं इनको ऐड कर रही हूँ, विच इज़ DH ओनली 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस y, दैट शुड बी इक्वल टू 41। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15, तो y इज इक्वल टू 41 माइनस 15, दैट शुड बी इक्वल टू 26। डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन डी। समझ आया ना मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, x की वैल्यू 2 पिछले क्वेश्चन से निकाली, वो वैल्यू रखी, नंबर पे हमने सॉल्व करा एंड y यानी बाहर की वैल्यू थी इज इक्वल टू 41 करा, y को सॉल्व कर दिया 26, सिंपल। तो क्या ये DI जेन्युइनली कोई छोड़ने वाला है या कंफ्यूजिंग है? बिल्कुल भी नहीं है ना, इजी वन। फिर भी दिक्कत आ रही है किसी भी पॉइंट पे तो या तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, एंड नहीं समझ आ रहा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं DI 2 पर। हाँ जी, ये हमारे 3 क्वेश्चंस का सेट है DI 2। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन ऑफ ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इन एन असेंडिंग अरेंजमेंट। ओके, मुझे तो बात समझ आ गई, आपको समझ आई? देखो पहली बात तो जब इतना वर्बोज होता है ना तो उसको पढ़ के समझने में टाइम लग जाता है, तो इसके लिए ना सेंटेंस को ऑब्वियस ही बात है इंग्लिश का रूल तोड़ तोड़ के पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है, एक एक का मीनिंग भी समझना। अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन। क्या आपको मीडियन का मतलब पता है? अगर आपको मीडियन का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर आप आगे पजल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मीडियन होता है जब कभी भी हम नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका जो मिडिल नंबर होता है, मिडिल बीच वाला नंबर, उसको मीडियन बोलते हैं। तो अगर मेरे पास लेट्स से 7 नंबर दिए मैंने, तो 7 नंबर में से 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, असेंडिंग डिसेंडिंग लिखने के बाद तो बीच वाला जो चौथा नंबर होगा वो मीडियन होगा। पर अगर मेरे पास इवन नंबर्स हैं, लेट्स से 8 नंबर्स हैं, तो 3 3 6 छोड़ दिए, बीच के जो चौथा और 5वां नंबर होते हैं उनका एवरेज मीडियन होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करने के बाद होती है ये चीज़। तो वही चीज़ कह रहा है, अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट इज द मीडियन ऑफ ऑल द वैल्यूज टू द राइट ऑफ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट इन एन असेंडिंग अरेंजमेंट। ओके, तो एक मेरे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट को जब मैं असेंडिंग अरेंजमेंट में अरेंज करूँगी, उसकी जो मीडियन है
उस मीडियन के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं उनकी मीडियन को उसने अपर हिंज बोला है, ठीक है। while the lower hinge of the data set is the median of all the values of the to the left side of the median of the data set, जबकि lower hinge उस मीडियन जो हमारे डेटा सेट की मीडियन है उसकी लेफ्ट साइड वाले की जो मीडियन है उसको लोअर हिंज बोला है, राइट। तो इसमें 3 मीडियन हो गए बेसिकली हमारे डेटा सेट में, एक हमारे डेटा सेट की मीडियन मेन, एक उसके राइट साइड का जो सेट है उसकी मीडियन, और एक उसके लेफ्ट साइड का जो सेट है उसकी मीडियन, जिसको उसने अपर एंड लोअर हिंज का नाम दिया है, राइट। नहीं समझ आ रहा तो भी उसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। कंसिडर द डेटा सेट 4 3 2 6 4 2 7। तो जब आप इसको असेंडिंग बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे 2 2 3 4 4 6 7। देखो 2 2 3 4 4 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसकी मीडियन क्या है, 3 ये नंबर छोड़े 3 ये नंबर छोड़े, इसकी मीडियन है 4 बीच वाला नंबर, ठीक है। अब इसके इधर साइड पे राइट साइड पे 4 6 7 है, तो इन तीनों नंबर्स की मीडियन है 6, तो दिस इज आर अपर हिंज, 6 इज आर अपर हिंज। सिमिलरली 2 2 3 ये लोअर साइड पर है, लोअर मतलब लेफ्ट साइड पर है। इन तीनों की मीडियन क्या है, बीच का नंबर विच इज 2, तो 2 इज आर लोअर हिंज, ठीक है। तो ये इसने समझाने के लिए लिखा है, डेटा सेट आपका ये नहीं है, ये इसने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है। तो अपर हिंज लोअर हिंज है ना, हमारे सेट की मीडियन समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज सर्वेड 13 ऑफ हर टीचर्स। तो टोटल 13 है, तो 13 में से 6 इधर के 6 इधर के 12, तो बीच का 7वां नंबर जो होगा दैट इज आर मीडियन। एंड रिकॉर्डेड देयर वर्क एक्स इन इंटीजर ईयर्स, इंटीजर इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ द वैल्यूज रिकॉर्डेड बाय स्टूडेंट गॉट स्मश्ड एंड शी कैन नॉट रिकॉल दोज वैल्यूज। तो 13 में से 2 वैल्यूज नहीं है, रिमेनिंग 11 वैल्यूज हैं मेरे पास। ऑल शी रिमेंबर्स इज दैट those 2 values were unequal, so let us write them as a and b where a is less than b, ठीक है जी। तो वो 2 वैल्यू को हमने a b का नाम दे दिया, जिसमें से a जो है वो b से छोटी है। रिमेनिंग 11 वैल्यूज उसने इस तरीके से लिख दी। ये देखो 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 29 ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये 11 वैल्यूज उसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। अब मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू का पता लगाना है, ठीक है। Moreover, the student also remembers the following summary measures calculated based on all 13 values. टोटल 13 की 13 वैल्यूज से उसको ये डेटा और याद है, ठीक है। तो 11 ये वैल्यूज और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पर हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। फाइन, आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको मीडियन समझ में आता है तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। डोंट थिंक कि ये हमारा स्टैटिस्टिक्स और उन सब में से है मीन मीडियन मोड वाला, वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके क्या कह रहा है, मिनिमम वैल्यू 2 है, ओके जी, मिनिमम वैल्यू 2। अब मेरे जो डेटा सेट दिया हुआ है विच इज़ 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 एंड 2019, यहाँ पे तो मुझे कहीं पर भी 2 नहीं दिख रहा, पर ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 है, विच मीन्स 2 तो मुझे लेना पड़ेगा। अगर 2 मुझे दिख नहीं रहा, मिनिमम वैल्यू कह रहा है 2 है, तो 2 वैल्यू है, विच मीन्स ए बी में से किसी की वैल्यू 2 है। अब क्या b की वैल्यू 2 हो सकती है, नहीं, क्योंकि a b से छोटा है। अगर मैं b को 2 ले लूँगी तो b मिनिमम हो जाएगा ना मेरे पास, बिकॉज 2 तो मिनिमम वैल्यू है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, तो 2 को मैं जब मैं असेंडिंग में अरेंज करूँगी तो 5 से पहले लिख लिया, ठीक है। तो a b में से तो a की वैल्यू मिल गई, ये तो बहुत जल्दी हो गया मेरा काम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पूरे डेटा सेट की मीडियन है हमारी 12, नाइस, पूरे डेटा सेट की मीडियन 12, विच मीन्स 7वां नंबर हमारा 12 है। 7वां 13 है ना, तो 13 में से 6 इधर निकाली, 6 इधर निकाली 12, और बीच का अगर 7वां जो नंबर है वो यानी 13 6 7वां नंबर जो है वो हमारी मीडियन रहेगी, ठीक है। तो मीडियन हमारी 12 है, तो मैं राइट साइड से काउंट कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, ये हमारा 7th नंबर। तो 6 इधर के छोड़ने हैं, 6 इधर के छोड़ने हैं, ये 7th नंबर, ये हमारी मीडियन है, और ये तो ऑलरेडी 12 है, तो ये 12 ये मीडियन 12 हमारा डेटा मैच कर गया। बट अगर मैं इस मीडियन के लेफ्ट साइड में देखूँ, या 6 ही नंबर है, तो यानी एक नंबर यहाँ से मिसिंग है और वो होगा b। तो b की वैल्यू इधर लेफ्ट साइड में आनी है हमारी एक्चुअल मीडियन के। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अपर हिंज की वैल्यू 21 है, अपर हिंज की वैल्यू देख लेते हैं 21 आ रही है कि नहीं आ रही। अपर हिंज है हमारी मीडियन यानी 12 के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं
उसमें मीडियन जो आएगी। इधर है मेरे पास 6 नंबर्स। अब इवन नंबर के केस में मैंने ऑलरेडी बताया था, बीच के 2 नंबर्स का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर बीच के 2 नंबर्स बने 21 21, 21 21 का एवरेज 21 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मीडियन 21, बिल्कुल डेटा मेरा यहाँ तक फिट हो रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज सही है। एंड मैक्सिमम इज 29, यानी बी की वैल्यू 29 से भी ज़्यादा नहीं हो सकती थी, ये भी उसने बता दिया, ये भी सही है। तो अब मेरे पास ये वैल्यू है लोअर हिंज, जो मुझे बी तक पहुँचाएगी, ठीक है। लोअर हिंज यानी 12 के लेफ्ट साइड में जो डेटा है, इसका जो मीडियन है दैट इज 6.5, ठीक है। अब 6.5 कैसे आएगा, ये तो डेसिमल में आ गया। 6.5 किस किस के बीच में आता है, ये तो मुझे पता है कि 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, इवन नंबर है, तो मुझे बीच के 2 नंबर्स का एवरेज लेना है। तो बीच के 2 नंबर्स का एवरेज है मेरे पास, तो 6.5 तो 6 और 7 के बीच में ही आता है। 6 और 7 का ही मैं एवरेज करूँगी तो 6.5 बना सकती हूँ ना, राइट। यहाँ पर इधर देखो, इसके बीच में 6.5 है, तो जो b की वैल्यू है वो 6 के इधर साइड नहीं जा सकती। b की वैल्यू को मुझे या तो मैं 7 ले लूँ, जैसे भी मैं अलग से लिख के दिखाती हूँ डेटा सेट। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं 6 क्यों नहीं ले सकती, मैं दोबारा बताती हूँ। लेट्स ट्राई कि b की वैल्यू को मैं 6 ले लेती हूँ, ठीक है। 2 5 6 6, एक 6 पहले से था, एक 6 मैंने आपके कहने से b की वैल्यू को ट्राई करवा रही हूँ, ठीक है। 7 8, राइट, मैंने लोअर साइड का ऐसे लिख दिया पूरा सेट, लेफ्ट साइड वाला। अब इसका मीडियन क्या बनेगा, इसका मीडियन 6 और 6 का एवरेज बनेगा। 6 6 का एवरेज तो 6 ही बना ना, 6.5 कैसे बन गया, समझ आ रही है बात। इसीलिए मैं यहाँ पर जो नंबर है वो 6 नहीं ले सकती हूँ। b की वैल्यू 6 से तो बड़ी ही आएगी, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी कम से कम 7 लेनी पड़ेगी आपको। अब इंस्टेड ऑफ द 6 अगर मैं 7 ले लूँ b की वैल्यू को, अगर मैं इस 6 की जगह 7 लिखती तो अब 7 2 बार लिखा जाएगा। तो क्या अब मेरा एवरेज 6.5 बनता है? यस, बिल्कुल बन रहा है मेरा एवरेज 6.5। तो मेरी b की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। पर क्या मेरी b की वैल्यू सिर्फ 7 आएगी या इसके अलावा और भी केस पॉसिबल है? ये आपको इससे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं 6.5 क्या, मतलब ये तो मुझे समझ आ गया कि 6.5 मेरा 6 और 7 के बीच में है, लेकिन मुझे जो वैल्यू है b, उसको मुझे 7 या 7 के इधर साइड कोई भी नंबर रख दूँ, बट 6 7 बीच में सेंटर में आने चाहिए मेरे। मीडियन निकालने के लिए 6 और 7 को सेंटर में रखना है मुझे। आई वॉन्ट दिस कि ये सेंटर से हिले ना, तभी मीडियन 6.5 आ सकती है मेरी। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं b की वैल्यू को और कोई इधर नहीं दे सकती हूँ। b की वैल्यू मैं 7 दे दूँ, b की वैल्यू मैं 8 दे दूँ, b की वैल्यू मैं 9 दे दूँ, 10 दे दूँ, 11 दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, क्योंकि एक साथ तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, मैं उसको सेंटर में रख दूँगी। देखो ये वाला 7 समझ आ गया आपको। अब मैं 8 रख के देखती हूँ, ये जो हमारा एक्चुअल डेटा सेट है उसमें यहाँ पर मैंने 8 रखा b की वैल्यू को, तो 2 5 6 7 8 8, राइट। अब देखो 6 7 मीडियन बीच में आ गए, 6 7 सेंटर में आ गए, तो इसका मीडियन अब 6.5 पॉसिबल है, तो यानी b की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। अब मैं 9 रख के देखूँ, 2 5 6 7 8 9, अभी भी 6 7 सेंटर में है, समझ आ रहा है ना अब तो आपको। तो b की वैल्यू 9 भी पॉसिबल है। सिमिलरली b की वैल्यू 10 भी रख सकती हूँ, 11 भी और 12 भी। अगर मैं b की वैल्यू को 12 भी रख दूँगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, क्योंकि मेरी एक और मीडियन 12, जो मेरी एक्चुअल सेंटर, जो मेरी पूरे डेटा सेट की मीडियन है 12, उसकी अगर मैं इधर साइड तक भी 12 रख दूँगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मीडियन के लेफ्ट साइड के 6 नंबर में से 6 और 7 अभी भी सेंटर में है। तो मेरी b की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ मेरी पॉसिबल है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक एक वैल्यू रख के देख लो, नहीं तो बहुत ही सरल है कि भैया 6 7 के बीच का ही 6.5 बनता है, तो 6 और 7 को सेंटर में रखना है। तो 6 और 7 को सेंटर में, बिकॉज मेरे पास 6 7 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको सेंटर में रख सकती हूँ। उसके बाद के 7 8 9 10 11 12 जो एक्चुअल मीडियन है, उतने तक की रेंज का मैं शिफ्टिंग कैसे भी कर लूँ, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। b की कौन सी पॉसिबल वैल्यू है मेरे पास? 2 तो एक ही वैल्यू थी। 6 नहीं है, हमारी तो 7 से स्टार्ट हुई थी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 8 वैल्यू पॉसिबल है। 13 तो 12 की रेंज तक ही था मेरा, तो 7 से 12 तक सिर्फ एक है ऑप्शन 8, ठीक है।
बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एवरेज वर्क एक्स ऑफ द 13 टीचर्स। पूरे 13 के 13 टीचर्स का एवरेज वर्क एक्स कितना हो सकता है, तो विच मीन्स कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है मुझे एंड डिवाइडेड बाय 13 करना है। ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज़ में मेरे पास बी की वैल्यू तो फिक्स नहीं है, तो बी की रेंज निकाल लेंगे हम। ठीक है, और ए से लेके लाइक ए का 2 से लेके जितने भी नंबर्स देखते हैं सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पिछले उस पर जाते हैं जो हमने सॉल्व किया था। यहाँ से 2 + 5 7 7 से 13 28 30 40 तक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 173, राइट। ये सब मेरा बन गया 173। ओके जी, तो ये मेरा 173 जो सम है वो मैं ए को मिला करके है। अभी मैंने इसमें बी कहीं पर भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो बी की वैल्यू 7 से लेके 12 तक हम रेंज देख लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम डिवाइड बाय 13 करके उसका मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से चलते इधर। 173 + 7 मिनिमम हो जाएगा मेरा विच इज़ 180 बाय 13। ये मेरा कितना बनता है 13 3 = 39 11 तो 13.8। ठीक है, तो 13.8 मेरा मिनिमम बनता है। बट अगर मैं 173 + 12 डिवाइडेड बाय 13 कर दूँ तो ये मेरा 185। तो 185 बाय 13 ये कितना बनेगा मेरे पास 185 ही होगा ना हमारा, हाँ 14 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, तो 13.8 से लेके 14 पॉइंट समथिंग तक मेरी कहाँ पर रेंज जा रही है, देखो 13.8 13.5 रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, ये भी मेरी रेंज के बाहर है, तो 14 पॉइंट समथिंग, तो 40 मेरा हो सकता है आंसर। ठीक है, दिस इज आर पॉसिबल। कैन भी पूछा ना तो पॉसिबल होगा। ओके, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। While rechecking her original notes to re-enter the smudged value of A and B in the records, जब वो अपना A and B की जो वैल्यू है उसको जब दोबारा से चेक कर रही थी स्टूडेंट, तो उसने पाया कि वन ऑफ द 11 रिकॉर्डेड वैल्यूज़, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज़, वन ऑफ द 11 रिकॉर्डेड वर्क एक्स वैल्यूज़ दैट डिड नॉट गेट स्मज्ड वाज रिकॉर्डेड रॉन्गली। प्लीज़ ये ध्यान रखना, उसने वो जो 11 वैल्यूज़ थी ना शुरू की ए बी के अलावा, उन वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू स्मज नहीं हुई थी उनमें से उनमें से कोई एक वैल्यू रिकॉर्डेड रॉन्गली एज हाफ ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू। ओके, तो ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू नहीं थी 5 6 7 8 12 21 मतलब 19 21 29 जो भी वैल्यूज़ थी, ठीक है, उनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो गलती से मैंने आधी लिख दी है रॉन्गली एज हाफ ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू। मतलब मुझे जैसे अगर मान लो 6 लिखा है तो 12 लिखना था, मैंने 6 लिख दिया। 21 लिखा है तो मुझे 42 लिखना था, मैंने 21 लिख दिया। समझ आ रही है बात? तो कोई एक वैल्यू ऐसी है जो मैंने हाफ लिख दी, मुझे फुल लिखनी थी। पर आफ्टर री एंटरिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द करेक्टिंग द रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू शी रिकैलकुलेटेड ऑल द समरी मेजर्स। ठीक है जी, तो अब उसने क्या किया कि दोबारा से ए एंड बी की वैल्यू डाली एंड जो हाफ वाली वैल्यू थी उसको दोबारा से लिखा उसने। उसके बाद उसने उन सब का एवरेज कैलकुलेट करा तो वो एवरेज आया 15। द रिकैलकुलेटेड एवरेज वैल्यू वाज 15। ठीक है, तो मतलब सब कुछ करेक्ट करने के बाद एवरेज वैल्यू मेरे पास 15 आई। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कह रहा है, दोबारा से मैं ब्रीफ अप कर रही हूँ, जो 11 वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में दी थी उनमें से कोई एक वैल्यू उसने गलती से आधी लिख दी जबकि उसको पूरा लिखना, डबल लिखना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने। तो जब उसने सारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और उस आधी वैल्यू को डबल प्रॉपर लिखा, दोबारा से सबका एवरेज निकाला, तो वो एवरेज उसको 15 मिला। ठीक है, जो अभी तक हमें एवरेज 14 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? इस पर्टिकुलर केस में वो पूछ रहा है कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, अगर मेरे पास एवरेज उसने दिया है तो उसका कोई पर्पस तो होगा पक्का से। एवरेज से हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल पाते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास टोटल एवरेज 13 वैल्यूज़ का 15 है, सबके पास 15 15 15 15, एवरेज का मतलब यही होता है, पहले के पास भी 15 है, दूसरे के पास भी 15, तीसरे के पास 15, सबके पास 15 15 15 15 है, ऑन एवरेज इसको यही बोलते हैं। तो अगर 13 बंदे हैं तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना बनता है 195। तो टोटल सम शुड बी 195, राइट? अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाली हूँ। उसने मुझसे बी की वैल्यू पूछी है, मैंने बी की पॉसिबल वैल्यूज़ अभी निकाली थी,
बट अब क्योंकि उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, यहाँ पर जो 173 सम आया था पिछले क्वेश्चन में वो किस किस का था? क्या उसमें बी एडेड था? नहीं, बी एडेड नहीं था, पर उसमें ए एडेड था, और ए के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, ए की वैल्यू 2 फिक्स है, ठीक है। अब 173 सम में मेरे पास वो 11 वैल्यूज एडेड थी और ए की 2 वैल्यू एडेड थी, राइट, तब जाकर के मेरा 173 आया था। अब ये 11 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी है जो मैंने आधी कर दी है ऐड। जैसे अगर मान लो मेरा नंबर 12 आना चाहिए था 6 की जगह, तो मैंने 6 ऐड कर दिया, 12 नहीं किया, तो रिमेनिंग 6 और ऐड होना चाहिए। समझ आ रहा है? मान लीजिए मेरे को करेक्ट वैल्यू 42 डालनी थी, पर मैंने 21 डाल दी, तो इस 173 सम में मैं 21 को तो ऐड कर चुकी हूँ, रिमेनिंग 21 और ऐड करूँगी। समझ आ रहा है ना कि मैं 173 सम में ए की वैल्यू ले चुकी हूँ, वो 11 वैल्यू ले चुकी हूँ, 11 में से जो वैल्यू आधी लिखी जानी थी वो आधा मैं ऐड कर चुकी हूँ, आधा पार्ट और ऐड करूँगी, ठीक है। तो वो उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ और उसमें बी की वैल्यू भी ऐड कर दूँ, तब जाकर के सम 195 आना चाहिए। तो 173 में अगर मैं बी की वैल्यू ऐड कर दूँ एंड लेट्स से वो वैल्यू है मेरी यू, जो मेरी आधी जो मैंने वैल्यू और आनी चाहिए वो मैंने यू मान ली, ठीक है। तो जब मैं माइनस करूँगी तो b प्लस यू दैट शुड बी इक्वल टू 22, यानी b की वैल्यू और वो आधी वैल्यू जो है वो मिला करके मेरा 22 बनना चाहिए। समझ आ गया? अब ये जो आधी वैल्यू है, आधी 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 पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो आधी वैल्यू है ये मेरी 11 दी हुई वैल्यूज़ में से मैच करनी चाहिए, मैच करेगी तभी तो आधी होगी, राइट। अब वो 11 वैल्यूज़ कौन कौन सी थी मेरे पास, एक बार मैं फटाफट से चेक कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 27, 29। एक बार मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ, नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 29 हो गए ना 11 नंबर, 3, 3, 6, 9, 10, एक नंबर रह गया मेरा, 27 रह गया आई थिंक, यस 21, 27 एंड 29, ठीक है। और दो मैंने एक ही वैल्यू ले ली थी, राइट। तो ये इनमें ये u का आधा है, ठीक है। u जो है इनमें से किसी से मैच करना चाहिए, क्योंकि u मेरा इनके किसी नंबर का जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो मेरा आधा था ना, वो आधा वाली वैल्यू है, तो इनमें से किसी से मैच करा होगा। जैसे अगर मान लो मुझे 10 ऐड करना था तो 5 में ऐड कर चुकी हूँ, 5 और आना चाहिए। 12 करना था तो 6 ऐड कर लिया, 6 और आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ये चीज़ मैच होनी चाहिए। पर अगर ये तो मेरे पास 11 वैल्यू है, 11 वैल्यू के रिगार्डिंग केस क्यों करूँ? बी की वैल्यू तो मैंने देख ही ली थी ऑब्वियसली, ठीक है। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 7 से लेके 12 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं, या तो आप ऐसे खेल लो कि 5, 6, 7, 8 इनसे यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रख लो। अब देखो 22 है तो 27, 29 तो वेरीफाई करेंगे नहीं, ये तो बड़ी वैल्यू है 22 से, ठीक है। अगर मैं बी की वैल्यू को 21 रखूँ, सॉरी यू की वैल्यू को 21 रखूँ, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 1 तो मेरी रेंज में ही पॉसिबल नहीं है। रेंज मेरी कितनी थी? रेंज तो मेरी 7 से लेकर 12 तक थी ना बी की। तो या तो आप यू की वैल्यू पर बी की निकाल लो या बी की वैल्यू पर यू की निकाल लो, ठीक है। चलो अगर क्वेश्चन में बी पूछा तो मैं यू की वैल्यू रख करके आपको बी का दिखा देती हूँ। बी की जो वैल्यूज़ थी मेरे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12, यही पॉसिबल वैल्यूज़ थी। तो यू को जब मैंने 21 रखा, रिमेनिंग हाफ, बी आया 1। सिमिलरली दिस पर 19 रखूँगी तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 3, ये भी मेरी रेंज में नहीं है। 16 रखूँगी तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 4 और 2 6, ये भी मेरी रेंज में नहीं है। 12 रखूँगी, बी की वैल्यू 10, ये मेरी रेंज में है। ना 1 है, ना 3 है, ना 6 है, 10 रेंज में है, राइट। अब 11, 12 भी देख लेते हैं कि है कि नहीं है। बी यू की वैल्यू 12 रखने पे बी की वैल्यू 10 और 10 मेरा डेटा सेट जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था पहले स्टार्टिंग में, वो मैच कर रहा है। सो दैट मेरा लोअर हिंज का एवरेज है 6.5, वो डेटा नहीं छेड़ेंगे हम, ठीक है। अगर मैं यू की वैल्यू को 8 डाल देती हूँ, यू की वैल्यू को 8 डालने पर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 14, बी की वैल्यू आएगी 14 तो मेरी रेंज के ही बाहर है। तो अगर 8 डालने पर आ रही है तो 7, 6, 5 डालने पर और भी वैल्यू बढ़ जाएगी बी की, जो मेरी रेंज में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरी बी की वैल्यू 10 सेटिस्फाई करती है। ऑप्शन नंबर ई, दैट इज़ माई करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया हो ये, और इसमें ऐसा कुछ बहुत
ओके, एक सेकेंड, आपको दिखाई दिया ना, ये मेरी फ़ोटो के नीचे छुप गया है। हाँ जी हाँ जी, आपको इतना तो क्लियर हुआ ना। बस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर साइड में लिखी हुई थी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नहीं दिखाया आपको शायद से। एक बार मैं इधर लिख देती हूँ। बी की जो मैंने पॉसिबल वैल्यूज़ थी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट, यही हमारी रेंज में थी बी की वैल्यू। बट आपको केसेस समझ आ गए, यू की वैल्यू रखने पर बी की वैल्यू मेरी यहाँ पर ना, मतलब इधर कितनी आ रही थी हमारी, 1, 2, 3, 6, 10, इसमें से सिर्फ एक 10 ही सेटिस्फाई कर रही थी और बाकी 14 फिर आगे रेंज के बाहर जा रही थी। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 DI हो गए एंड दोनों DI डुएबल है, आसान है। फर्स्ट तो बहुत ही आसान था सेट थ्योरी का, चाहे 2 क्वेश्चन है चाहे 3 क्वेश्चन है, इजी है तो फटाफट होने वाले हैं क्वेश्चन, ज़्यादा देर के नहीं है, 3 से 4 मिनट में फटाफट हो जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन। एंड ये वाला भी मुश्किल नहीं था अगर आपको मीडियम समझ आता है एंड इफ़ योर कॉम्प्रिहेंशन इज़ गुड, तो इसमें भी आप नहीं घबराओगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, हल्का सा लास्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, कुछ बोल दिया उसने 1 ऑफ द 11 वैल्यूज़, तो वो 1, 11 ये सब समझने में थोड़ा समय लग सकता है। बट अगर योर कॉम्प्रिहेंशन इज़ गुड तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बट मैंने बोला था कि मैं इसी वीडियो में चारों DI समझा दूंगी, बट मैं क्योंकि समझा रही हूँ, एक एक स्टेप बता रही हूँ, तो ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इट्स ऑलरेडी लाइक 36-37 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ज़्यादा DI इसमें खींचने चाहिए। तो आई कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं DI 3 एंड 4 डिस्कस करूँगी, या फिर आई विल सी कि मैं DI 3 की अलग सेपरेट वीडियो एंड 4 की सेपरेट वीडियो ले आऊँ, सो दैट आपके लिए भी देखना बहुत बोरिंग ना हो। बिकॉज मुझे भी पता है कि जब हम एज व्यूअर्स कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वो लेंथ कितनी मैटर, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ को हम फटाफट से देख लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ को हमें ऐसा लगता है कि अरे जल्दी करो ना, बस कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो अगर आप रिवाइज मोड पे कर रहे हो उसको फटाफट से। एंड थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, समझाने में एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है, सब तरीके के स्टूडेंट होते हैं तो एक एक पॉइंट क्लियर करना पड़ता है हमें, तो इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। तो I'm सॉरी कि मैं 3rd and 4th DI इसी में ऐड नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली जल्दी ही, मतलब कल परसों में मैं उसकी और वीडियोस 3 and 4 की लेकर आऊँगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ज़ैट एग्जाम। लगे रहो, मेहनत करते रहो, जल्दी ही, जेन्युइनली जल्दी ही बहुत ही अच्छे कॉलेज में लैंड करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एन्जॉय, बाय बाय।